हेलो दोस्तों, आईटेकी में आपका स्वागत है। मैं वरुण चौहान। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। आज जो मैं आपके सामने आया हूं, ओपन फायर चैट सर्विसेज इंस्टॉलेशन करने के लिए आया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर रियल टाइम चैट सर्विसेज सॉल्यूशन चाहते हैं और अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहते चैट सर्विसेज के लिए और आप अपना खुद का चैट सर्वर मेंटेन करना चाहते हैं और चैट लॉग्स मेंटेन करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है और आप खुद का एक सर्वर बना पाएंगे। और दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हमें कोई भी लाइसेंस परचेज नहीं करना और कोई भी हमें अदर सर्विसेज परचेज नहीं करनी। अगर आप इसको अपने लोकल इन्वायरमेंट में अगर यूज करना चाहते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इसको पब्लिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए जो कि इंटरनेट का होगा। और अगर आप लोकल ऑफिस के अंदर अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वो भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था ओपन फायर चैट सर्विसेज इंस्टॉलेशन की। तो दोस्तों कोई भी पार्ट वीडियो के अंदर मिस ना करें और वीडियो एंड तक देखना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ओपन फायर सर्वर के लिए और कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें होस्ट नेम चेंज करना होता है अपने सर्वर का, जो कि हमें जिस नेम से सर्वर रखना है, और इसी तरीके से इसकी एंट्री अपने पब्लिक डोमेन पे कर लें। अगर आप पब्लिक डोमेन के ज़रिए चैट सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपने पब्लिक डोमेन पे कर लें। दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ये लोकल आईपी है और एक हमें पब्लिक आईपी चाहिए होता है अगर आप अपने नेटवर्क से बाहर एक्सेस कर रहे हैं, या ग्लोबली जिसे हम कहते हैं ग्लोबल नेटवर्क में आप एक्सेस कर रहे हैं। ग्लोबल नेटवर्क मींस इंटरनेट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस 9 होना चाहिए। तो दोस्तों यही इसके लिए रिक्वायरमेंट है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पोर्ट की ओर। तो दोस्तों 90 और 9091 एडमिन कंसोल के लिए पोर्ट यूज की जाती हैं। कंसोल अनसिक्योर्ड 9090 और 9091 कंसोल सिक्योर्ड। नेक्स्ट पोर्ट होती है 5222, ये हमारे क्लाइंट के लिए होती है, स्टैंडर्ड एंड इनक्रप्टेड होती है। और 5223 होती है हमारी लेजेसी एसएसएल सपोर्ट के लिए। दोस्तों ये नेक्स्ट पोर्ट अवेलेबल हैं। जैसे जैसे आप कोई एक्स्ट्रा फीचर्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे फ्लैश क्रॉस डोमेन, तो उसके लिए ये पोर्ट यूटिलाइज होगा। 7070 HTTP वाइन के लिए है, 7443 HTTP वाइन सिक्योर के लिए है, और 4x7 फाइल ट्रांसफ़र प्रॉक्सी के लिए है, 3478 ईस्टर्न सर्विस नेट कनेक्टिविटी, 3479 ईस्टर्न सर्विस नेट कनेक्टिविटी। दोस्तों ये पोर्ट वैसे 4 पोर्ट इसके अंदर मेन होती हैं। अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप इनको भी अपने फायरवॉल्स पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको आप अपनी नेटवर्क फायरवॉल पे और आप अपने सर्वर के फायरवॉल फीचर्स पे इन पोर्ट को अलाउ कर लें इंस्टॉलेशन करने से पहले। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑप्शन। दोस्तों एक एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं, एक प्रोडक्शन में 150 ऑनलाइन यूज़र रहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मिनिमम 2 GB रैम होना चाहिए, एक CPU वर्चुअल होना चाहिए, और एक्जोन जैसे ये हमारा एक सर्वर का एग्जांपल है, इस प्रोसेसर का कम से कम एक CPU तो होना ही चाहिए वर्चुअल, और वर्चुअल मशीन और फिजिकल सर्वर पे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सर्वर ही चाहिए, आप अच्छे हार्डवेयर के साथ डेस्कटॉप क्लास में भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8, 10, 11 में किया जा सकता है, और सर्वर 2012, 16, 19, 2022 में भी किया जाता है। और इसी तरीके से लाइनेक्स फ्लेवर में लाइनेक्स, सोलरीज और अदर यूनिक्स विद जावा सपोर्ट। तो दोस्तों उसके अंदर भी किया जा सकता है और मैक के अंदर भी किया जा सकता है।
तो दोस्तों लाइनक्स के अंदर भी किया जा सकता है और मैक के अंदर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस की। डेटाबेस में MySQL, Oracle, Postgre एंड एम्बेडेड डेटाबेस सपोर्ट फॉर यूजर डिटेल्स मैसेज स्टोरेज। मीन्स हम एक्सटर्नल डेटाबेस पे भी कर सकते हैं और उसके अंदर एक एम्बेडेड डेटाबेस होता है, उस पर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो इंस्टॉल करूँगा वो MariaDB MySQL पे करूँगा। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे फायरवॉल रूल। दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था कि आप नेटवर्क फायरवॉल पे और अपने सिस्टम फायरवॉल पे भी रूल लगा लें। तो दोस्तों अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में लॉगिन करते हो, जो कि आपका ऑफिस एरिया है, दोस्तों ये सर्वर हो गया और ये हमारे लैन यूजर हो गए, तो हम फायरवॉल पर जा ही नहीं रहे हैं, हम अपने इंटरनल नेटवर्क में ही एक्सेस कर रहे हैं इसको। तो यहाँ हमें फायरवॉल, जो हमारी नेटवर्क फायरवॉल होगी, उस पर रूल लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ हमें सर्वर के अंदर जो फीचर होता है फायरवॉल का, उसमें पोर्ट तो हमें निकालनी होंगी जो कि हमारे यूज़र एक्सेस करेंगे। ठीक है, अगर हम बैन नेटवर्क पे एक्सेस करना चाहते हैं तो दोस्तों फायरवॉल जो हमारी नेटवर्क की है उस पर रूल सेट करेंगे। और अगर हम डोमेन के ज़रिए होस्ट नेम रखना चाहते हैं तो अपने पब्लिक डोमेन पे भी जो आपके नेटवर्क की फायरवॉल का आईपी है कॉन्फ़िगर कर लें एरी कोड में, तब आप बैन एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप पब्लिक डोमेन नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट आप अपने आईपी से एक्सेस कर सकते हैं अपने चैट सर्वर को। तो दोस्तों ये हमारे फायरवॉल रूल की बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों ओपन फायर चैट सर्वर को मैं 6 पार्ट में कवर करूँगा। पहला पार्ट होगा हमारा हाउ टू इंस्टॉल ओपन फायर सर्वर विद MariaDB SQL सर्वर इन CentOS 9। और पार्ट 2 होगा हमारा इंस्टॉल एंड एक्सप्लेन टू प्लगइन इन द ओपन फायर सर्वर। पार्ट 3 होगा सर्वर सेटिंग एंड सर्वर मैनेजर एक्सप्लेन एंड कॉन्फ़िगर। पार्ट 4 होगा यूज़र एंड ग्रुप क्रिएशन विद यूज़र इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पार्ट 5 होगा एक्सप्लेन एंड कॉन्फ़िगर टू सेशन ग्रुप चैट एंड वेब क्लाइंट। पार्ट 6 होगा माइग्रेशन टू ओपन फायर सर्वर टू अनदर सर्वर। दोस्तों अब MySQL MariaDB इंस्टॉल करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो उससे पहले हम अपने सर्वर का वर्जन चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं CentOS स्ट्रीम रिलीज़ 9 वर्जन है हमारे सर्वर का। और नेक्स्ट कमांड है हमारे पास अपडेट। तो दोस्तों ये कमांड मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ और मैं यहाँ पे चला के फिर भी दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अब ये सर्वर अपडेटेड हो गया है। अब हम नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी होस्ट नेम को लेके। जैसे कि मैंने ऊपर वाली स्लाइड में देखा था कि हम वहाँ पर नेम चेंज कर रहे थे, तो अब मैं नैनो और /etc होस्ट नेम, ये हमारी कमांड होती है होस्ट नेम चेंज करने के लिए। तो मैं अब इसका होस्ट नेम रखने वाला हूँ दोस्तों chat.goiteki.com, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ ये। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। स्पेस आ गया दोस्तों, ये भी हमें ध्यान देना है स्पेस ना आए। तो chat.goiteki.com। अब सेव करने के लिए हम Ctrl+O कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, Ctrl+X कर देते हैं। अब दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा होस्ट नेम सेव हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ अब होस्ट नेम हमारा chat.goiteki.com हो गया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड होती है dnf install -y MariaDB सर्वर। ये कमांड है हमारे पास SQL इंस्टॉल करने के लिए, तो हम इसको रन कराएंगे। जैसे कि कमांड है dnf स्पेस इंस्टॉल -y MariaDB सर्वर, एंटर प्रेस कर दिया। अभी ये इंस्टॉलेशन हो रही है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है systemctl enable MariaDB सर्विसेज। ये कमांड जो
हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रिबूट होता है और इसको हमें करना ना पड़े, स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसलिए हम इसको इनेबल कर रहे हैं। जैसे कि हम अब उसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है स्टार्ट करने के लिए MariaDB की सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ systemctl स्टार्ट स्पेस mariadb डॉट सर्विसेज। तो दोस्तों अब इस पर मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब हम दोस्तों इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं, वर्किंग है या नहीं। स्टेटस, दोस्तों स्टेटस देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये रनिंग शो कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट कमांड है हमारी सिक्योर करने के लिए अपने डेटाबेस को। यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स आएंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा। इसको हम Ctrl+C करके कैंसिल कर देंगे। और हमारी कमांड है mysql_secure_installation। तो अब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे मांग रहा है एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट। अभी हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है तो हम सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे। और उसके बाद में ये कह रहा है स्विच टू यूनिक सॉकेट ऑथेंटिकेशन, तो हम यहाँ पे वाई कर देंगे। फिर उसके बाद में चेंज द रूट पासवर्ड, फिर उसके बाद हम वाई कर देंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो आप अपने रूट का पासवर्ड रखना चाहते हो MariaDB के अंदर। एंटर करेंगे, फिर से हम री एंटर करेंगे उसी पासवर्ड को जो कि हम MariaDB के रूट यूज़र को पासवर्ड देना चाहते हैं, MySQL वाले को। तो दोस्तों ये मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब उसके बाद मैं वाई करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये यहाँ पे बोला डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली। अगर आप यहाँ पे डिसअलाउ कर देते हैं तो डिसअलाउ कर दें, यस की रिक्वायरमेंट है तो यस कर दें। तो मैं यहाँ पे वाई कर रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट है। रिमूव टेस्ट डेटाबेस, जो कि इसके अंदर टेस्ट डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आता है, तो उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं उसको भी रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे रीलोड प्रिविलेजेस टेबल्स नाउ, तो यहाँ पे पूरे MySQL की सेटिंग को रिफ्रेश कर देंगे। MariaDB MySQL सर्वर हमारे सर्वर पे इंस्टॉल्ड हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा OpenFire सर्वर डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड। तो दोस्तों नेक्स्ट कमांड है cd/temp। तो cd/tmp एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब हम टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी vget-o OpenFire। ये हम नेम दे रहे हैं अपने जो भी सेटअप यहाँ से डाउनलोड होगा। और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इस लिंक की। ये लिंक कहाँ से आया, तो उससे पहले हमें अपने ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में आने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे OpenFire डाउनलोड, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आएगा igniterealtime.org वेबसाइट आएगी, तो हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है इस समय 4.7.4। अगर इस वीडियो को आप आज देख रहे हैं और यहाँ पर आपको कोई लेटेस्ट वर्जन और है और आपको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लेटेस्ट वर्जन का लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों विंडोज़ पे जाएंगे तो यहाँ से विंडोज़ के सेटअप कर सकते हैं। लिनक्स के करना चाहते हैं तो आप लिनक्स के कर सकते हैं। लिनक्स के लिए अगर आप सेंटोस के लिए करना चाहते हैं तो .rpm वाले पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करेंगे। दोस्तों अगर आप ubuntu के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप राइट क्लिक करके इस वाले लिंक को कॉपी करेंगे, तब आप यहाँ से सेटअप के लिए ये वाला लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैक के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो राइट क्लिक करके यहाँ से इसको लिंक को कॉपी करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे और यहाँ से इस लिंक को कॉपी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं vget कमांड का यूज़ किया जाता है सेटअप डाउनलोड करने, और -o यहाँ पे हम इसको नेम ये दे रहे हैं फाइल को कि मुझे इस नाम से फाइल मिले। और दोस्तों ये लिंक मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ से मिलेगा। तो अब मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ पूरे कमांड बना के, और फिर हम अपने सर्वर पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब एंटर प्रेस करता हूँ। दोस्तों सेटअप डाउनलोड हो गया है, हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं टेम्प डायरेक्टरी के अंदर हैं तो टेम्प के डायरेक्टरी के अंदर ही डाउनलोड हुआ होगा। ls करके हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे हम देख सकते हैं सेटअप अवेलेबल है। सेटअप डाउनलोड होने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, इसको इंस्टॉल करने का कमांड है हमारे पास। तो जैसे कि मैंने वहाँ पे नाम जो देखा है उसका वो ये है 4.7.4
-1 और हमारे पास यहाँ पे कमांड में कुछ और है। तो दोस्तों मैं इस सिर्फ इतने को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये हम RPM सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए इस कमांड का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम OP प्रेस करके टैब मार देंगे। दोस्तों जो भी हमारा ये सेटअप था वो यहाँ पे आ गया है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गई है। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट कमांड है सर्विस इनेबल करने के लिए। इसको इसलिए हम इनेबल करते हैं जैसे ही हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो और ओपन फायर की सर्विसेज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। तो कमांड मैंने प्रेस कर दिया, अब एंटर प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों सर्विस इनेबल हो गई है। अब नेक्स्ट कमांड है मेरे पास ओपन फायर रीस्टार्ट सर्विसेज, या हम इसको स्टार्ट सर्विसेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, री हटा देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ओपन फायर इज़ ऑलरेडी रनिंग। अब हम स्टेटस चेक कर लेते हैं यहाँ से, ओपन फायर इज़ रनिंग। तो दोस्तों ओपन फायर मेरा रनिंग है। अब नेक्स्ट है मेरे पास, यहाँ मैं फायरवॉल की पोर्ट अलाउ कर रहा हूँ अपने सर्वर के अंदर। फायरवॉल -cmd -permanent -add -port =, और ये यहाँ पे ब्रेसिस 9090 और फिर उसके बाद कोमा 5222। जो 9090 पोर्ट है वो मेरे सर्वर के लिए मैं इनेबल कर रहा हूँ, और ये मेरे क्लाइंट के लिए। एंटर प्रेस करूँगा तो ये सक्सेसफुली ऐड हो गई। अब नेक्स्ट है मेरे पास फायरवॉल cmd रीलोड कमांड। हम अपनी फायरवॉल को रीलोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने एंटर प्रेस किया, रीलोड हो गई। तो नेक्स्ट कमांड है मेरे पास mysql -u root। तो दोस्तों तो ये हमारे MariaDB डेटाबेस का यूज़र नेम है, और ये MySQL कमांड जो कि हम MySQL के अंदर जाकर डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं और यूज़र क्रिएट करने वाले हैं। तो हम एंटर प्रेस करेंगे, हम अपने डेटाबेस के अंदर आ गए। और नेक्स्ट कमांड है हमारे पास MariaDB के अंदर क्रिएट डेटाबेस ओपन फायर। दोस्तों हम डेटाबेस का नाम ओपन फायर रख रहे हैं, और ये हमारा पैरामीटर है क्रिएट करने के लिए डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। यहाँ पे आ गया क्वेरी ओके। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ग्रांट ऑल ओपन फायर टू ओपन फायर एट लोकल। यहाँ पे हम एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड असाइन कर रहे हैं इस डेटाबेस के लिए। ये जैसे कि मेरी कमांड है, सारे एक्सेस दे रहे हैं हम इसको, और यहाँ पर यूज़र नेम ये रहेगा, पासवर्ड ये रहेगा। एंटर प्रेस करते हैं तो ये मेरा यूज़र नेम क्रिएट हो गया है। हम थोड़ा सा कमांड वहाँ पे गलत प्रेस कर रहे थे, तो एक्चुअल कमांड हमारी ये थी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। नेक्स्ट है हमारी फ्लश प्रिविलेजेस। तो हम कॉपी करेंगे और सर्वर पे आएंगे, एंटर करेंगे, ये यहाँ पे फ्लश हो गई है। और नेक्स्ट हमारा एग्जिट कर देंगे। अब हम दोस्तों अपना डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड की ओर। यहाँ से हम यूज़र को वेरीफाई कर रहे हैं। जब हमने यूज़र क्रिएट कर लिया तो अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई करके हमारा ओपन फायर यूज़र नेम आ गया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब दोस्तों ये मेरा चैट सर्वर की डिटेल्स है। आप इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एक तो आप अपने होस्ट नेम के साथ, आपने होस्ट नेम सेटिंग अच्छे से मैप कर रखी है, और दूसरा आप आईपी के साथ भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये आईपी डला हुआ है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे और एक बार अपने सर्वर पे जाके यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं और अपने सर्वर का आईपी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है 7 आईपी। तो मैं फिर ब्राउज़र में जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा और यहाँ पे हम इसको 7 कर देते हैं। तो मेरा पूरा पाथ हो गया http://192.168.1.7:9090। फिर उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पे ये मेरा पेज ओपन हो गया है।
इसका मतलब ये है कि इंस्टॉलेशन ओपन फायर की सक्सेसफुली हो चुकी ही, ये हमने पहले भी वेरीफाई कर लिया था। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो लैंग्वेज हमारे लिए इंग्लिश है प्रेफर, तो हम इंग्लिश पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम होस्ट नेम चेंज कर देंगे अपने सर्वर का, और उसी होस्ट नेम को इसने यहाँ पर उठा लिया है। तो मेरे सर्वर का नाम है chat.goiteki.com। और दोस्तों पोर्ट ये जैसे कि मैंने आपको बताया 9090 रहेगी डिफ़ॉल्ट में कंसोल की। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज करेंगे तो इसको फायरवॉल पे भी सेम रूल इसी तरीके से लगाएंगे आप, जो कि सर्वर के अंदर फायरवॉल में हमने पोर्ट ऐड किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनक्रिप्शन की ऑप्शन है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम ब्लोफिश ही रहने देंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेटाबेस कनेक्शन, एम्बेडेड डेटाबेस कनेक्शन। तो स्टैंडर्ड डेटाबेस कनेक्शन पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मैं एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ अपने ओपन फायर चैट सर्वर को इंस्टॉल कर सकता हूँ। और नेक्स्ट है एम्बेडेड डेटाबेस। एम्बेडेड डेटाबेस का क्या रोल है कि वो इसके अंदर इनबिल्ट होता है। आपको कोई भी जो अभी तक हमने MariaDB डेटाबेस इंस्टॉल्ड किया, डेटाबेस क्रिएट किया, उस को क्रिएट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं। आप अगर ओपन फायर सर्वर की वेबसाइट पे जाके देखेंगे या ब्लॉग्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और बाकी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या डिसएडवांटेज होती हैं। अगर मैं वो सब बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम स्टैंडर्ड डेटाबेस कनेक्शन सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब मेरे पास जो स्क्रीन आ गई है डेटाबेस सेटिंग स्टैंडर्ड कनेक्शन को यहाँ पे डेटाबेस चूज करने के लिए आ गई है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे पिक डेटाबेस, अब हमने डेटाबेस इंस्टॉल्ड किया है MariaDB। MariaDB जो है वो MySQL के अंदर आता है, तो MySQL सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई अदर डेटाबेस चूज किया है इंस्टॉलेशन के लिए तो आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से MySQL सेलेक्ट कर रहा हूँ, और दोस्तों ये लाइन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आ गई। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे होस्ट नेम अगर आपके पास एक्सटर्नल डेटाबेस है तो दोस्तों आप एक्सटर्नल डेटाबेस का यहाँ पे पाथ डालेंगे, जैसे डोमेन नेम या आईपी नेम। लेकिन मैंने लोकल पे ही अपना डेटाबेस इंस्टॉल किया है, तो मैं यहाँ पे लोकल का नेम डाल रहा हूँ। और लोकल के लिए सबसे बेस्ट होता है लोकल होस्ट, तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट डाल दिया। अब यहाँ पे है डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस नेम जैसे कि हम जानते हैं हमने ओपन फायर रखा था, ओपन फायर हो गया। अब दोस्तों ये सिमिलर ऐसे ही रहेगा, इसमें बाकी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अपना एक डेटाबेस का नेम और एक अपने सर्वर का नेम, ये जिसे हम लोकल होस्ट भी बोलते हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, लोकल होस्ट। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यूज़र नेम पे। तो यूज़र नेम में हम डालते हैं यहाँ पे ओपन फायर, तो यहाँ मैंने ओपन फायर डाल दिया। पासवर्ड मेरा वही रहेगा जो मैंने वहाँ पर रखा, पासवर्ड भी डाल दिया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे डेटाबेस को वेरीफाई करके नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है प्रोफाइल सेटिंग के लिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, ये यहाँ पर एक तो डिफ़ॉल्ट, दूसरा ओनली हैश पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड के लिए गए, लेकिन मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। और अगर आप यहाँ पे LDAP या एक्टिव डायरेक्टरी से मैप कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का चूज करेंगे। दोस्तों मैं इसको एक अलग पार्ट में कवर करूँगा LDAP और एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, लेकिन अभी मैं डिफ़ॉल्ट में ही इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। तो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे गए। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम एडमिन अकाउंट पर। तो यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे एक ईमेल डालना है, ईमेल डाल देता हूँ info@goiteki.com। और यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा दोस्तों पासवर्ड जैसे कि हम जानते हैं ये एडमिन कंट्रोल पैनल का पासवर्ड है, तो थोड़ा इसको हम स्ट्रॉन्ग रखेंगे। पासवर्ड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अपना पासवर्ड डालें जो आपको रखना है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। दिस इंस्टॉलेशन ऑफ ओपन फायर इज़ नाउ कंप्लीट टू कंटिन्यू। तो दोस्तों अब हम इसको लॉगिन करके वेरीफाई कर लेते हैं। अब मैं एडमिन यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ जैसे कि हम जानते हैं, और पासवर्ड जो हमने वहाँ पर डाला था, और फिर उसके बाद लॉगिन पे क्लिक किया मैंने।
तो यहाँ पर दोस्तों मेरा पोर्टल लॉगिन हो गया है ओपन फायर का। और जैसे कि यहाँ पे सर्वर और यूजर एंड ग्रुप, सेशन, ग्रुप चैट, प्लगइन्स, सर्वर सेटिंग, सर्वर मैनेजर, टीएलएस सर्टिफिकेट, मीडिया सर्विसेज। ये दोस्तों ये पूरा ओवरव्यू है इसका। जैसे कि यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। मैं इसका डैशबोर्ड आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में फीचर्स जानेंगे। तो दोस्तों ये जैसे कि हमने सर्वर डिटेल्स यहाँ पे फिल की, सर्वर की प्रॉपर्टीज़, ये हमारा जावा इन्वायरमेंट, और ये इसकी पोर्ट्स यहाँ पे दी गई हैं। आप एडिट प्रॉपर्टीज़ पे जाके इन पोर्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों पोर्ट्स आप जब चेंज करें जब आप अपने फायरवॉल रूल लगा चुके हों इनके लिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। पोर्ट चेंज कर लेते हैं तो आपको क्लाइंट में मैनुअली पोर्ट चेंज करना होगा जब भी आप लॉगिन कराएं। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा डिफ़ॉल्ट में ही करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमने जाना ओपन फायर इंस्टॉलेशन कैसे करें MariaDB डेटाबेस के साथ जो कि MySQL का होता है, आज हमने सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन कर ली। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।